हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 30 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी कि 2022 के सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लास होती है, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे क्लास होती है, उसके बाद शाम 7 बजे क्लास होती है। तो इस बार सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है, यूबी टेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए देखिए, सीटेट में क्या होता है आप सभी को पता है, ग्रामर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कोई भी लैंग्वेज आप लीजिए, अब हिंदी है तो हिंदी में क्या होगा, 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश काव्यांश के रहेंगे, उसके बाद 15 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, पेडागॉगी के रहेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पेडागॉगी के प्रश्नों को। ओके, चलिए पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे कि भारत में विद्यालय जो है शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है। चारों कथनों को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको आंसर चुनना है। भारत में विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन इसमें सही है, यह आपको बताना है। पहला कथन क्या है कि बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। दूसरा कथन क्या है कि बहुभाषिक कक्षाओं का यह उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी जहां तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाएं सीख सकें। बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ना चाहिए। चौथा कथन क्या करेगा कि बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा से शुरू करते हुए हिंदी फिर अंग्रेजी, इस तरह से 3 भाषाएं जो है सीखनी चाहिए। तो इसमें देखना, प्रश्नों को फिर से पढ़ना कि भारत में विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन पढ़ेंगे कि बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए जो है एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। ये आपका बिल्कुल कथन सही है। 106 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखना, भाषा शिक्षण के किस उपागम में जो है समूची पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है बजाय कि एक एक शब्द के अर्थ पर। बताइए, बताएंगे सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। 50 लाइक कंप्लीट कर दीजिए इस वीडियो में। तो जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। 107 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है कि बजाय एक एक शब्द के अर्थ पर। तो ये दिया जाता है समग्र भाषा उपागम के छोड़कर। ठीक है, 107 का यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाग समुदाय लोगों का वह समूह है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जो है भाषा के विशिष्ट प्रकार में बात करते हैं या भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं या जिनके एक समान वाक विकार हैं या जो है एक समान भाषा का शिक्षण करते हैं। तो वाक समुदाय लोगों का वह समूह है जो है भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। 108 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते हुए रचनावादी उपागम का प्रयोग करती हैं, उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। कौन सी जो है युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए कि कहानी की थीम से संबंधित शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का सहारा लेना चाहिए या कहानी के अंत का अनुमान लगाने के अवसर देना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, अवसर दिख जाए तो आपका आंसर सही होता है। और भी कंठस्थ करके जो है कक्षा में वर्णन करना चाहिए। नहीं, बच्चों को कंठस्थ आपको नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है आपको। कहानी के पात्रों पर विमर्श करने के मौके देने चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग बताइए 109 का राइट आंसर क्या होगा। तीसरा, इसमें क्या पूछा था, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला नहीं होगा। कहानी को कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन करना, कंठस्थ आपको नहीं करवाना है। ठीक है, नेगेटिव था तो नेगेटिव आंसर आपको सर्च करना है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है। बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं, या बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल पाते हैं, या बच्चे जो है किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल मुख्य शब्द का जो है सहारा लेते हैं, जैसे माँ सेब खाती है। बच्चे अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है। सभी को गुड आफ्टरनून। तो आंसर जो आपका सही हो ये वाला कि बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं।
चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न ये है, भाषा शिक्षण के जो है किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है? व्याकरण अनुमान विधि या संप्रेषणात्मक उपागम या प्रत्यक्ष विधि या संरचनात्मक उपागम? बताइए, भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है? किस उपागम के अर्थ के प्रति? बताइए सब लोग। यहां पे आपका सही होगा संरचनात्मक उपागम। 111 का चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गहन पठन क्या है? बताइए सब लोग, गहन पठन क्या है? गहन पठन क्या है? 112 का जवाब दीजिए सब लोग। सरसरी तौर पर पठन या गंभीर पठन या पठन से पूर्व या सामूहिक पठन? 112 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। गहन पठन क्या है? तो यहां पे गहन पठन क्या है डियर? ये गंभीर पठन है। गहन पठन क्या है? गंभीर पठन। 112 का यहां पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा डिस्ट्रिया का लक्षण है? बताइए। 113 का जवाब दीजिए सब लोग। डिस्ट्रिया का लक्षण कौन सा है इसमें? 113 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है डिस्ट्रिया का लक्षण है? तो यहां पे देखिए, डिस्ट्रिया का जो लक्षण है, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और जो है ओंठ के समन्वय में कठिनाई, ये जो है डिस्ट्रिया का जो है लक्षण है। यहाँ पे 113 का तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पठन का उपकौशल नहीं है? इसमें नहीं पूछा है तो आपको नेगेटिव आंसर ही ढूंढना है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का जो है उपकौशल नहीं है? संबंधता स्थापित करना या अनुमान लगाना या अंतः क्रिया करना या विश्लेषण करना? 114 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पठन का उपकौशल नहीं है? तो ये अंतः क्रिया करना, ये जो है पठन का उपकौशल नहीं है। 114 का यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पठन के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़कर जो है सही विकल्प का चयन करना है। बताइए, चारों कथनों को पढ़िए, फिर आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है। पहला कथन क्या कह रहा है कि पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। तो बताइए कौन कौन सा सही है, ये आपको बताना है। 115 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देंगे सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। सीटेट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। 115 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखना, ये जो आपका है कि पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। यह आपका कथन सही है और बी वाला जो आपका कथन है गलत है। तो ए सही, बी आपका गलत है। यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती हैं, वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती हैं? बताइए। कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती हैं, वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती हैं? दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना, या बच्चों की कहानियां सुनाना, या कक्षा की दीवार को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं के चित्र चिपकाना, या मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना। 116 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देंगे सब लोग। बहुत अच्छे। 116 का राइट आंसर दीजिए सब लोग, फटाफट आंसर देंगे। तो यहां पे देखना, कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश का सृजन करना चाहती हैं, वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती हैं? तो यहाँ पे दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना, ये कार्य करवा सकती हैं। ओके अध्यापिका, यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे जो है भाषा कौशलों के विकास के लिए कुछ गतिविधियों दी गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं? बताइए कौन से है वो, फटाफट आंसर देंगे। 117 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नीचे जो है भाषा कौशलों के विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती है? तो ये वाला है कि अध्यापक जो है कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करके जो है करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती हैं। यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना,
प्रश्न क्या है, मनुष्य जो है भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण एवं पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल जो है और क्षमताएं भाषा अर्जन का यह विचार किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? 118 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये संबंधित है प्राकृत उपागम से। किससे? प्राकृत उपागम से संबंधित है। 118 का तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नॉम चॉम्स्की ने यह विचार दिया था कि मनुष्य सहजात भाषिक क्षमता के साथ साथ पैदा होते हैं। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में प्रवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्पित होने की जरूरत है। यहां पे आपका जो आंसर सही होगा भाषा अर्जन उपकरण हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, बच्चों को जो है अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि की कोई 10 कहानियां पढ़ने के लिए कहा जाता है। इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? बताइए सब लोग, 120 का जवाब दीजिए। तो उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? विस्तृत पठन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, 120 का यहाँ पे आपका जो है दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गद्यांश के प्रश्न आगे हैं। 91 से 99 तक में आपको जो है गद्यांश पढ़कर उचित उत्तर का चयन करना है। जैसे यहाँ पे देखना, वायुमंडल में प्राणों को संकट में डालने वाली विषैली जो हवाएं हैं वो कौन फैला रहा है? कारखानों की चिमनियाँ, कारखानों की नलियाँ, या बड़े बड़े कल के जो है कारखाने या कारखाने और प्रयोगशालाएं। देखिए अब ऐसे प्रश्न आपको मिल गया तो आपको तुरंत उत्तर नहीं दे देना है, गद्यांश पढ़ना है। देखिए सारे के सारे जो आंसर होंगे वो आपको गद्यांश से ही मिलेंगे। मान लीजिए 5 प्रश्न दिया है गद्यांश में, 5 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 5 में क्या होगा कि 3 प्रश्न आपको गद्यांश से ही मिलेंगे और 2 क्या करेगा कि व्याकरण से रिलेट कर देगा। शब्द आपके वही रहेंगे। ठीक है, व्याकरण आप लोग पहचान ही जाएंगे कि व्याकरण का प्रश्न कौन सा है। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग पूछ लेगा, समानार्थी पूछ लेगा, तो ऐसे पूछ लेता, विलोम शब्द पूछ लेगा। शब्द आपके गद्यांश से ही रहेंगे, तो आप लोग पहचान ही जाएंगे कि ये व्याकरण का है, गद्यांश का नहीं है। हमें अपना माइंड यूज करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, वायुमंडल में प्राणों को संकट में डालने वाली विषैले जो हवाएं हैं वो कौन फैला रहा है? तो यहाँ पे देखना जो आंसर आपको मिलेगा ये गद्यांश में मिलेगा। ये यहाँ पे देखना, आजकल जो है बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योगशालाएं अपनी धुआं उगलती चिमनियों से वायुमंडल में प्राणघातक जहरीली हवाएं प्रसारित कर रही हैं। ठीक है, कौन? बड़े बड़े कल कारखाने। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ये वाला, पहला वाला, कारखानों की चिमनियां से। ठीक है, हवाएं फैल रही हैं, यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है, कौन प्रदूषित कर रहा है? तो इसके आंसर आपको सारे के सारे गद्यांश में ही मिलेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पे देखना, गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को प्रदूषित कौन कर रहा है? कारखानों से निकलने वाला रासायन युक्त पानी। यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? वाहन, उद्योग, विद्यालय, कारखाने। ये तो मतलब गद्यांश बिना पढ़कर आप लोग जो है इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए इससे तो होता है प्रदूषण, इससे भी होता है, विद्यालय से नहीं होता है, तो चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राणवायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वाक्य में रेखांकी पद के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है अभावपूर्ण या अनुपस्थिति या अतिशयता या अभावग्रस्त। यहां पे अनुपस्थिति हो जाएगा। ठीक है, 94 का डी आपका, सॉरी दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश के आधार पर जो है चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बचना असंभव है। वाक्य से तात्पर्य क्या है? तो इस वाक्य से देखिए जो तात्पर्य है कि जो है वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व संकट में है। यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये देखिए, बड़े बड़े शब्द युग्म हैं, पुनरुक्त शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं या सार्थक निरर्थक शब्द हैं। ये व्याकरण बना दिया क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखना, बड़े बड़े शब्द युग्म जो हैं ये आपके क्या हैं? ये पुनरुक्त शब्द हैं। 96 का यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए समास पूछ लिया व्याकरण से। चौतरफा, ये शब्द आपको गद्यांश में ही मिलेगा, बट इसमें आपको बताना है कि कौन सा समास है। इसका उत्तर आपको गद्यांश में नहीं मिलेगा। तो चौतरफा में कौन सा समास है बताइए, जिसका पहला पद संख्यावाची हो। ठीक है, तो उसमें द्विगु समास होता है चौतरफा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, बोहिचक शब्द है, तत्सम, तद्भव, आगत या देशज। कई प्रश्न इसमें पूछ लिए व्याकरण से।
और लास्ट में एक व्याकरण में की मैं क्लास लूँगा जब एग्ज़ाम आपका जो है पास में आ जाएगा। तो अभी व्याकरण में आपको फोकस नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग लगाएं, क्योंकि 21 जनवरी को एग्ज़ाम है। नवंबर समझ लीजिए गया, दिसंबर और उधर 20 दिन आपके पास समय है। तो बेहिचक क्या है? बेहिचक शब्द जो आपका है ये आगत शब्द है, ठीक है, बहुत अच्छे। प्रसारित शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्रसारित शब्द में इसमें देखिए इत प्रत्यय है। प्रसारित में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय। निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए आप लोग। कविता में किसे संबोधित किया गया है? समस्त जीवों को, मृत भूमि को, या लोगों को, या न्यारों को? तो इसका भी आंसर आपको कविता में ही मिलेगा। 100 का राइट आंसर क्या होगा? ये आप लोग कविता देख लीजिए। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है, जो यह समझे हाय देखता वह सपना है, तुझको सारे जीव एक से ही प्यारे हैं, कर्मों के फल मात्र यहाँ न्यारे न्यारे हैं, हे मातृभूमि तेरे निकट सबका संबंध है, जो भेद मानता वह अहो लोचन युक्त भी अंध है। तो कविता में किसे संबोधित किया गया है डियर? संबोधित किया गया है मातृभूमि को। किसको संबोधित किया गया है? मातृभूमि को संबोधित किया गया है। कवि ने किस नासमझी पर दुख व्यक्त किया है? बताइए, कवि ने जो है किस नासमझी पर दुख व्यक्त किया है? 101 का जवाब दीजिए। कवि ने किस नासमझी पर दुख व्यक्त किया है? मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद करने को मानना, ये जो है व्यक्त किया है। 101 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मातृभूमि की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? मातृभूमि की किस विशेषता की ओर जो है संकेत किया गया है? इसका भी आंसर आपको कविता में ही मिलेगा। तो सभी पर समान उपकार करना, इसकी ओर संकेत किया गया है, ठीक है। चलिए, सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार जो है भेदभावपूर्ण व्यवहार मिलता है, या भेदभाव मिलता है, या अलग अलग जीव मिलते हैं, या अलग अलग परिणाम मिलते हैं? तो अलग अलग परिणाम मिलते हैं, ठीक है। चलिए, लोचन युक्त से तात्पर्य है, लोचन युक्त से जो तात्पर्य होगा जो देख सकते हैं, ठीक है। 104 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेषण शब्द नहीं है कौन सा? लास्ट क्वेश्चन है, विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? बताइए सब लोग। तो इसमें संबंध आपका विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पेडागॉजी के प्रश्नों को सॉल्व ही कर चुके हैं और गद्यांश कविता को प्रश्नों को भी सॉल्व कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और बहुत ही जल्द मैं डीएलएड की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेट, सीटेट, डीएलएड की तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, बिल्कुल फ्री में। आप लोग हमारे चैनल से अपनी जो है सीटेट, यूबीटेट एंड डीएलएड की जो है तैयारी कर सकते हैं। तो अभी कभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर देना। बाय बाय, टेक केयर।